हमारे पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस, अच्छा ये असम वाले भी कहते हैं, मतलब हम लोगों का जो इस तरीके मुहावरे, इसका मतलब उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक चलते हैं। न रहेगा बांस, घूसखोरी कैश में होती है कि ऑनलाइन होती है, बैंक में होती है? जरा जोर से बोलिए जरा। कैश में। कमीशन खोरी, जोर से बोलो यार। घूसखोरी, कमीशन खोरी कैश में, जमाखोरी कैश, मिलावट खोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, गौ तस्करी, अलगाववादियों की फंडिंग, नक्सलियों की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, कट्टरपंथियों की फंडिंग, मिशनरियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, लव जिहाद की फंडिंग, लैंड जिहाद की फंडिंग, और ढीले पड़ गए फिर से, लव जिहाद की फंडिंग, लैंड जिहाद की फंडिंग, कन्वर्जन की फंडिंग। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस, कैश खत्म कर दो, आधी समस्या खत्म। और कैश आज की डेट में खत्म हो सकता है। भारत में 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। ये 100 रुपए से बड़ी नोट चल रही है नेताओं नौकरशाहों के लिए चल रही है, आम जनता को चाहिए नहीं है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। और अपने खुद ही देख लेना कितने लोग ऐसे हो जो पर डे 100 रुपए ज्यादा खर्च करते हो। और गुवाहाटी में करते भी होंगे तो उधर आगे नौगांव और उधर आगे लोग नहीं करते होंगे। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, और जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, पता नहीं क्या क्या है। फिर 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा। 100 रुपए से बड़ा नोट बंद हो जाए, आपका 50% ब्लैक मनी और 50% हवाला तुरंत बंद हो जाएगा। जरूरत ही नहीं है। आज की डेट में 130 करोड़ आधार बन चुके हैं। आज की डेट में लगभग 250 बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक अकाउंट है, आदिवासी का भी बैंक अकाउंट है। उसको जो केंद्र से आता है वो किसान सम्मान निधि, जिसके पास जमीन नहीं होती, इसको केंद्र से पैसा आता है, 2-2 हज़ार रुपये आता है 3-3 महीने पे, साल में 12,000 रुपये आता है। वो सीधे बैंक में ही आता है, कैश नहीं आता। इवन आज की डेट में मनरेगा का पैसा भी सीधे बैंक में ही आ रहा है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण भी रुक जाएगा, घुसपैठ भी रुक जाएगी। जो भारत के प्रति जितने खतरे चल रहे हैं, अलगाववाद भी रुकेगा, कट्टरवाद भी रुकेगा, जिहाद भी रुकेगा, मजहबी उन्माद भी रुकेगा, बहुत सारे और जो खतरे ये भी रुकेंगे। तो आपको अगर भारत को सुरक्षित बनाना है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को रोकना है, एक्सटर्नल एग्रेशन को रोकना है, तो करप्शन ठीक करना पड़ेगा, बीएनएस में बदलाव करने पड़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, देश में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। जब मैं कहता हूं जस्टिस विद इन ईयर तो लोग सोचते हैं क्या बात कर रहे हैं, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला कैसे हो सकता है? 1 साल छोड़ो, मैं कह रहा हूं 3-3 महीने के अंदर फैसला शुरू हो जाएगा। और भारत में पहले था, रानी अहिल्याबाई होलकर जी का जो जुडिशियल सिस्टम था उसमें कैटेगरी थी कि जब उनके आप दरबार में आएंगे, घंटा बजाएंगे, उस 1 घंटे के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाएगा। मतलब पहला घंटा जब आप पहुंचे, पहला घंटा बजा, अगले 1 घंटे के अंदर आपका फैसला, तो वो था जस्टिस विद इन आवर। दूसरी कैटेगरी थी रानी अहिल्याबाई होलकर की, जस्टिस विद इन डे। मुकदमा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कई लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी, थोड़ा क्रॉस एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा, तो उसमें क्या था, जस्टिस विद इन डे। थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको 2-3 दिन आना पड़ेगा, जस्टिस विद इन वीक। 1-2 ऐसे केस सुने हैं जो 1 महीने चले हैं, वो जस्टिस विद इन मंथ। इसके अलावा कोई कैटेगरी थी ही नहीं। दूसरा जो बढ़िया जुडिशियल सिस्टम माना गया, छत्रपति शिवाजी महाराज का माना गया, सेम जस्टिस विद इन आवर, जस्टिस विद इन डे, जस्टिस विद इन वीक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस 2-4 केस जस्टिस विद इन मंथ। और आज की डेट में तो जांच ही नहीं पूरी हो रही, जस्टिस विद इन, इन्वेस्टिगेशन विद इन मंथ नहीं हो पा रहा है, फैसला कहां से आएगा? मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में केस आया था नागालैंड का, तो नागालैंड में भी कस्टमरी लॉ चलता है। तो वहाँ पे कस्टम क्या है कि ज़मीन का विवाद होगा तो वो बैठेंगे जो सरपंच है, और लोग वहाँ की मिट्टी खाएंगे, ऐसे मुंह पे रखेंगे और बोलेंगे कि ये हमारी ज़मीन है।
दूसरा जो कह रहा है ये हमारी ज़मीन है, वो भी वो मुंह पे मिट्टी लेगा और बोलेगा हमारी ज़मीन है। और फिर 1 महीने का 3 महीने तक इंतज़ार किया जाएगा। इस 3 महीने में जिसके घर में कोई व्यक्ति मर गया, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। ये कस्टम आज भी चल रहा है नागालैंड में, और बाकायदा वो कानून में मान्यता है उसकी। मुझे भी पहली बार ही पता चला जब उसकी हाई कोर्ट हारा हुआ व्यक्ति मेरे पास आया सुप्रीम कोर्ट, तब मुझे पता चला अच्छा नागालैंड में आज भी चल रहा है। अच्छा, ये तो एक परंपरा हो गई। वैसे भी पहले भारत में परंपरा थी, जो भी विवाद होता था बोले जी मेरा घोड़ा खोल ले गया, जो आ जाओ सरपंच जी बैठा है, बोले तुम क्या, बोले जी मेरा घोड़ा खोल ले गया। हाँ भाई तुमने घोड़ा खोला क्या? नहीं जी हमने खोला ही नहीं। समाधान क्या? एक लोटा लेते थे, हमारे यहाँ तो ऐसे था यूपी में, मैं प्रयाग का रहने वाला हूँ। तांबे के लोटे में गंगा जल रखते थे, संगम का जल, उसमें थोड़ा गोल्ड सोना रखते थे, उसमें तुलसी का पत्र तुलसी दल रखते थे, और फिर बोलते थे तुम कसम खाओ कि हमारा घोड़ा गायब हुआ। तो जिसका घोड़ा गायब होता था वो कहता था हाँ जी मेरा घोड़ा गायब हो गया, हाथ में लेके बोलना होता था। जिसके ऊपर आरोप लगता था बोले तूने घोड़ा लिया, बोला नहीं। तुम बोले लोटा उठाओ, उसमें गंगा जल है, तुलसी है, सोना है, कि तूने घोड़ा नहीं लिया। इतना खौफ था दिमाग का कि मेरा अहित हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे पिताजी मर जाएंगे, कि वो हाथ में लोटा आते ही हाथ कांपना शुरू हो जाता था। बोले जी हाँ हाँ हमें एक काम करो, इसको हम नहीं उठाएंगे, हम घोड़ा ला के दे रहे हैं। ये मैं अपने जानने की बात बता रहा हूँ, ये मेरे बचपन की बात है, मेरी देखी हुई बात है। ये इतना खौफ था। आज की डेट में खौफ है क्या? 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला कर गए, पूछे जी घोटाला किया क्या? बोले नहीं घोटाला नहीं किया। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला किया, उनके हाथ में लोटा दे दो, सोना दे दो, वो पता चला लोटा सोना भी लेके भाग जाएंगे। क्यों? खौफ खत्म हो गया। लेकिन आपको जो हमारी भारतीय पारंपरिक न्यायिक व्यवस्था थी, उसी को टेक्नोलॉजी के साथ ही उपयोग करना पड़ेगा। पहले हमारे पास लोटा में गंगा जल और तुलसी का इतना प्रभाव था कि व्यक्ति झूठ नहीं बोलता था। आज की डेट में टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको 2 इंजेक्शन लगा दो, मशीन लगा दो कान पे, उससे सवाल पूछो, सारा सच सच बोलेगा। उसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं, जोर से बोलिए जरा? नार्को टेस्ट। अच्छा, नार्को में तो 2 इंजेक्शन लगाना है, पॉलीग्राफ में इंजेक्शन भी नहीं लगाना। जैसे ईसीजी करते हैं ना, वो 3-4 जगह लगा लगा के चिपकाते हैं, बस वही करना है। ब्रेन मैपिंग में इंजेक्शन भी नहीं लगाना, सिंपल वो 2-4 जगह लगाना है और लगा के चेक कर लेना है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो। हम देश को सुरक्षित चाहते हैं कि नहीं चाहते? देश तभी सुरक्षित होगा जब कानून का खौफ पैदा होगा। याद रखना, भारत में राम मंदिर है फिर भी सारे अपराध हैं। सिंगापुर में राम मंदिर नहीं है फिर भी कोई अपराध नहीं है, क्योंकि यहाँ मंदिर तो है लेकिन राम नीति नहीं है। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। यहाँ कृष्ण मंदिर तो है लेकिन कृष्ण नीति नहीं है। कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। और सिंगापुर जापान में राम नीति भी है, कृष्ण नीति भी है। दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन मॉडल आज की डेट में फिनलैंड और जापान का माना गया। जानते हो फिनलैंड जापान का एजुकेशन सिस्टम? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हमारा जो वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी उसी कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। हमारे यहाँ हम मदरसा चला रहे हैं, मिशनरी स्कूल चला रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल चला रहे हैं, मॉन्टेसरी चला रहे हैं, और वो हमारा कॉपी करके बैठे हुए। सबसे पहले भारत में जुडिशियल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। दुर्भाग्य देखिए, राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 का भी पार्ट है, राइट टू लाइफ लिबर्टी का पार्ट राइट टू जस्टिस है। आर्टिकल 39A में भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी लिखा हुआ है सबको सोशल जस्टिस करना। सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस तभी आएगा जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी तभी रुकेगी जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी तभी रुकेगी जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद तभी रुकेगा जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। तो कानून का खौफ जिन देशों में है वो देश सुरक्षित है। अमेरिका में कानून का खौफ है, हमसे ज़्यादा सुरक्षित है। जापान में कानून का खौफ है, हमसे ज़्यादा सुरक्षित है। सिंगापुर में तो सतयुग चल रहा है। आज तक लोग कहते नहीं भारत में कलयुग है। ये बताओ, भारत में कलयुग है, सिंगापुर जापान में कलयुग क्यों नहीं है? सिंगापुर जापान में राम राज्य चल रहा है। सिंगापुर जापान में सतयुग चल रहा है, झूठ नहीं बोलते। सिंगापुर में ड्रग का नामो निशान नहीं है। आपके गुवाहाटी में नशा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? कॉलेज वाले बताएं, बिक रहा है नहीं बिक रहा है? तुम्हारे कॉलेज में गांजा वाजा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है? ऑनलाइन पहुंच रहा है, डिमांड करने पहुंच रहा है, खरीदने भी नहीं जाना, वहीं डिलीवरी हो रही है। क्यों? कानून का खौफ नहीं।
कानून का खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 1 किलो गांजा मिला तो फांसी दे दिया। हमारे यहाँ 1-1 कुंटल गांजा मिलता तो भी जमानत मिल जाती है। क्यों? उनका कानून खतरनाक है। उनका कानून हमारे राम और कृष्ण के सिद्धांतों पे, हमारा वाला कानून अभी गुलामी वाला चल रहा है। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं, लेकिन हम मानव और दानव को एक बराबर मान के बैठे हुए। हमें जो बेचारे नशे से पीड़ित हैं उनके परिवारों की चिंता नहीं है। हाँ, ड्रग स्मगलर का ह्यूमन राइट वायलेट नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 20 सब क्लास 3 की बहुत ही गलत व्याख्या किया है। एक केस आया था सेल्वा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ कर्नाटक। आप लोग ध्यान से देना कि भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बन रहा है। तो एक ही आर्ग्यूमेंट आता है कि सेक्शन आर्टिकल 20 का सब क्लास 3 ये कहता है किसी व्यक्ति को आप उसको गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। सेल्वा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक वाला केस इसी पे डिसाइड हुआ। संविधान कब बना? 1950 में। उस समय नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजी थी क्या अपने पास? जोर से बोलिए जरा। नहीं। संविधान 1950 के लिए बना है या 2025 के लिए भी बना है? 25 के लिए बना है। संविधान 2050 के लिए भी बना है। हम बार बार कहते हैं संविधान ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। संविधान की व्याख्या उस समय काल परिस्थितियों के अनुसार होगी। संविधान की व्याख्या भारत को सुरक्षित, भारत के वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से होगी। आज की डेट में दुनिया के कई देशों ने झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया था, और हमारे यहां झूठ क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज की डेट में दुनिया के कई देशों ने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया। हमारे यहां पहले था लोटा, उसमें गंगा जल, उसमें तुलसी, उसमें सोना। आज हमने वो व्यवस्था किया नहीं। इस देश में जस्टिस विद इन ईयर नहीं, हम कहते हैं जस्टिस विद इन 6 मंथ हो जाएगा। केवल एक काम कर दिया जाए, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए। पूरे देश में जो अशांति फैली हुई है वो झूठ के कारण फैली हुई है। अशांति इसलिए फैली है कि झूठी शिकायत करना कोई गंभीर अपराध नहीं है। अशांति इसलिए फैली हुई है, झूठा एफआईआर कराना कोई गंभीर अपराध नहीं है। अशांति इसलिए फैली है कि झूठी गवाही देना कोई गंभीर अपराध नहीं है। अशांति इसलिए फैली है कि पुलिस के द्वारा पैसा लेके झूठी जांच कर देना कोई एक गंभीर अपराध नहीं है। अशांति इसलिए फैली है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज द्वारा पैसा लेके झूठा फैसला दे देना कोई अपराध नहीं। तो आपका थाना भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। थानेदार भी पैसा लेके गलत जांच कर रहा है और जज साहब पैसा लेके गलत फैसला दे रहे हैं। मैक्सिमम क्या हो जाएगा? गलत जांच हुई तो उसका फैसला ये हुआ सबूत के अभाव में छूट गया। अरे उसने पैसा इसलिए तो दिया था कि सबूत के अभाव में छूट जाओ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज पैसा ले रहे तो मैक्सिमम क्या करो? आप हाई कोर्ट जाओ। जज साहब पे कोई कार्रवाई हुई नहीं। अगर हम वास्तव में देश को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो हमें जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा और भारत में करप्शन के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा है। अमेरिका में एक आतंकवादी था डेविड कोलमैन हेडली, जैसे ही पकड़ा गया पूछा तूने रेकी किया? बोले हाँ जी रेकी किया। सोचो वहां का आतंकवादी भी सच बोलता है। शंकरदा, अमेरिका में एक आतंकवादी था, उसका नाम था डेविड कोलमैन हेडली। उसको पकड़ा, उससे पूछा भाई तूने रेकी किया क्या? बोले हाँ रेकी किया। मतलब आतंकवादी भी सोचिए वहां सत्यवादी है। क्यों? क्योंकि रेकी करने की सजा 5 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 साल है। उसने कह दिया रेकी किया तो 5 साल सजा होगी, और कहता नहीं किया, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में पकड़ा जाता तो 5 साल रेकी वाली सजा और 10 साल झूठ बोलने वाली 15 साल सजा हो जाती। एक और, भारत के जुडिशियल सिस्टम और बाहर के, यहां पे सजा कॉन्जेक्टिव भी होती है, कॉन्करेंट भी होती है। बाकी सिंगापुर में, जापान में, अमेरिका में हर सजा कॉन्जेक्टिव होती है। यानी अगर आपने 5 अपराध किए, आप 5 धाराओं में आपने अपराध किया है तो सारी धाराओं की सजा एक के बाद एक, एक के बाद एक चलेगी। मतलब आपके खिलाफ एफआईआर में 5 धाराएं लगी और उसमें 5-5 साल की सजा होनी है, और जज ने आपको 5 धाराओं में दोषी पाया तो आपको 5 साल सजा नहीं होगी, आपको 25 साल सजा होगी। और अमेरिका में आपने काम किया और भारत में किया है तो सामने से अगर कोई बड़ा वकील आ गया तो 5 साल में जज साहब दे देंगे। आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भ्रष्टाचार का जो सबसे बढ़िया तरीका दिया है, हमने जो जज को पावर दे दिया कि तुम कॉन्जेक्टिव सजा भी दे सकते हो, कॉन्करेंट भी सजा। आधा खेल जुडिशरी में ही चल रहा है। जहां पैसा मिल जा रहा है वहां कॉन्करेंट सजा, जब पैसा नहीं मिलता तो कॉन्जेक्टिव सजा। ये चल रहा है। अमेरिका में एक आदमी ने फ्रॉड किया, 1,41,000 साल सजा हुई है।
कितनी सजा, जोर से बोलो जरा। 1,41,000 साल की। क्या किया था उसने? चिट फंड स्कैम किया था। ये नारदा घोटाला शारदा घोटाला नहीं जैसे भारत में हुए थे, ऐसे घोटाला उधर भी हुआ था। 1,41,000 साल से जाओ। यहाँ 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ में कुछ नहीं हुआ, 1,76,000 करोड़ 2G में कुछ नहीं हुआ। इसलिए अगर देश को बदलना है, भारत को सुरक्षित बनाना है, भारत में राम राज्य लागू करना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को हमें बचाना है, भारत को सुरक्षित बनाना है, भारत को पाकिस्तान बनने से रोकना है, भारत को बांग्लादेश बनने से रोकना है, भारत को अफगानिस्तान बनने से रोकना है, तो एक ही तरीका है, कानून का खौफ। और कानून का खौफ तभी आएगा जब जुडिशियल सिस्टम फास्ट हो। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।